जी, मीनिंग ऑफ ट्रेड क्या है? किस चीज को हम ट्रेड बोलते हैं? कि बेटा आवाज आ रही है ना आपको? तो आप जवाब दीजिए ना बेटा। मीनिंग ऑफ ट्रेड क्या है? ट्रेड किस चीज को कहता है? बाइंग एंड सेलिंग को, सर हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया था। बाइंग और सेलिंग को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। खरीदो फरोख्त, मतलब आप कुछ चीज खरीदो कुछ बेचो, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड। सेट है सर? दैट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रेड। सर अब हमारे पास आता है, ये तो ट्रेड का हमें मतलब समझ आ गया। अब हमारे पास आता है फॉरेन ट्रेड। अगर आपको याद हो, क्लास वन के अंदर ही मतलब चैप्टर नंबर वन के अंदर ही हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था। हाँ, चैप्टर नंबर वन के अंदर ही हमने इस चीज को कंप्लीटली डिस्कस किया था। आपके पास अगर हो ना तो पेज नंबर 21 के ऊपर ये पूरा चार्ट बना हुआ है और हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है सर। ट्रेड के बाद हमारे पास आता है फॉरेन ट्रेड। सर फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब होगा हमारे पास? जी सर, आइडिया है फॉरेन ट्रेड का? गुड। इंपोर्ट किस चीज को कहते हैं, एक्सपोर्ट किस चीज को कहते हैं? ठीक है सर, देखें हमारे पास फॉरेन ट्रेड के अंदर दो चीजें आती हैं। वन इज इंपोर्ट एंड सेकंड थिंग इज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है परचेजिंग आउट परचेजिंग परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। हम जो सामान खरीदे लेके वो कहाँ से खरीदते हैं? बाहर से खरीदे, इसको हम इंपोर्ट कह रहे होता है। एक्सपोर्ट क्या होता है? सेल टू आउटसाइड कंट्री। सही है। और जो गुड्स आप बाहर बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, उसको हम एक्सपोर्ट कह रहे होते हैं। जो गुड्स आप बाहर से मंगवा रहे हो, से परचेजिंग कर रहे हो, इसको इंपोर्ट कहते हैं। सर आइडिया है हम इंपोर्ट क्या चीजें करते हैं? सर आज आप टेस्ट के मूड में लग रहे हैं। बिल्कुल सर, आज मेरा टेस्ट लेने का मूड, इतने दिन से नहीं लिया ना। जी सर, इंपोर्ट हम क्या चीजें करते होंगे? एनी आइडिया? इंपोर्ट का आइडिया नहीं है? न्यूज सुन रही है आजकल? न्यूज न्यूज सुनने का भी इत्तेफाक हुआ लॉकडाउन में? गुड। देखें, अगर आपको भी पता हो, आपको जैसे कि मैं, चलो सही है सर। सबसे अहम चीज जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दैट इज ऑयल, पेट्रोल। ठीक है, ऑयल कह लूँ, पेट्रोल कह लूँ, ये हम सबसे पहले है ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे सऊदीया से, कुवैत से, अमेरिका से। ये हम क्या कर रहे होते हैं? बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम अगर कभी, जैसे अभी रिसेंटली आपको आइडिया हो कि बीच में पाकिस्तान के अंदर शुगर का शॉर्टफॉल हो गया था, तो हमने क्या किया था? बाहर से इंपोर्ट कर लिया था। ठीक है। और नॉर्मली जो इंपोर्ट कार्स होती हैं, जो बाहर मुल्क की गाड़ियां होती हैं, जैसे कि फरारी हो गई, ऑडी हो गई, ये कार्स पाकिस्तान में नहीं मैन्युफैक्चर होती। पाकिस्तान में सिर्फ है ना मेहरान मेहरान गाड़ी, कल्टस, या है ना करोला और सिटी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है। लेकिन हम देखें, हमें मार्केट के अंदर ऑडी भी दिखती है, लैंड क्रूजर भी दिख रही होती है। दैट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट एक्सपेंसिव कार्स। ठीक है। तो ये कार्स हम क्या करते हैं सर? हम ये कार्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवा रहे होते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीजें जो हमारी नीड्स हो और हमें जरूरत हो। अब एक और चीज, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स, ठीक है, जो मेकअप और की जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी आप क्या करते हैं? बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था। ठीक है। ये तो हमारे पास पता चल गया, ये हमारे पास इंपोर्ट हो जाती है। व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे सर? एक्सपोर्ट हम नॉर्मली अपने पास जितनी भी एग्रीकल्चर की जो भी चीजें होती है ना, जैसे कि
फ्लोर हो गया, आटा हो गया, ठीक है, शुगर हो गई, राइस हो गए, फ्रूट हो गया, पाकिस्तान के अंदर सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स आप इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। और आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, अगर आपको याद हो क्लासेस के बीच में, कि मैं एक कंपनी का मैं ऑडिट करने गया था, दैट इज आर्टिस्टिक मिलीनियर्स। वो क्या करती है सर, वो जीन्स की पैंट्स बाहर इंपोर्ट कर रही एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो आपकी मुल्क में एक्सेस हो जाए, ठीक है, ये आपके मुल्क में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स की ना हो, तो आप क्या करते हो, बाहर मुल्क में बेच देते हो, सेल कर देते हो। क्लियर है सर? सर यही सारी चीजें थी। आए सर हम एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सर ये एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आपके पास 2 दफा आई है 2013 के अंदर। 2013 रेगुलर में भी आई है, 2013 प्राइवेट में भी आई है। सही है। तो सर सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेल करना, ठीक है। तो सर डेफिनेशन क्या बोलता है, एक्सपोर्ट रेफर्स टू द सेलिंग लोकली अवेलेबल गुड्स टू अ फॉरेन मार्केट, डोनेट दैट द कंट्री हैज अ सरप्लस ऑफ गुड्स एंड नीड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। वही चीज जो अभी हमने डिस्कस करा है, आपके पास जो गुड्स ज्यादा मिकदार में अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, उन गुड्स को बाहर मुल्क में सेल कर देते हो। सही है। और आपको साथ ही साथ क्या रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन एक्सचेंज की। तो सवाल है बेटा? सही है। और आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। सरप्लस गुड्स हो जाते हैं आपके पास, और साथ ही साथ आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज से क्या मुराद है, ये फॉरेन एक्सचेंज से क्या क्या मुराद है बेटा, एनी आइडिया? सर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है डॉलर्स। अगर मैं आपको मतलब डॉलर्स या आपको है ना बाहर की करेंसी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपको जरूरत हो, तो फिर आप अपने पास कह सकते हो कि है ना मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है सर, क्लियर हो गया पॉइंट? सर अब हमारे पास आता है एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर कि आप गुड्स बाहर मुल्क बेचना चाह रहे हो ना, सेल करना चाह रहे हो, तो आपके पास प्रोसीजर क्या होगा। सही है। अगर आप एक गुड्स बाहर मुल्क में सेल करना चाह रहे हो, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि यार मैं लेट्स सपोज 100 kg राइस को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, सेल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। सही है। नॉर्मली इसकी लिस्टिंग आती है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, ठीक है। तकरीबन ये मैं बताऊं, इसके अंदर टोटल जो कंटेंट्स हैं वो आपके पास 21 21 कंटेंट्स है, मतलब 21 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जिसके वजह से आप क्या कर रहे होते हैं, अपने पास गुड्स को बाहर मुल्क क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो सर सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसीजर का मतलब मैं थोड़ा आइडिया दूं। सर एक्सपोर्ट प्रोसीजर का मतलब होता है कि जितने भी आपको पेपर्स या जो जहाँ जहाँ पे आपको अप्रूवल लेनी होती है, वो सारे प्रोसीजर करने को आप क्या कह रहे होते हैं, अपने पास एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। सर सबसे पहले पास क्या होता है, रिसीविंग इंक्वायरी। रिसीविंग ऑफ इंक्वायरीज। सर इंक्वायरीज का रिसीव करना, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आप अमेरिका में रहती हैं, ठीक है, आप अमेरिका में रहती हैं, आपकी एक शॉप है, आपको 100 kg राइस चाहिए था। मैं पाकिस्तान में राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूँ, मैं सेल करता हूँ राइस। आपने मुझे एक इंक्वायरी भेजी कि मुझे हबीब मुझे 100 kg राइस चाहिए, आप बताएं पर केजी या आप किस हिसाब से मुझे गुड्स सेल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। जब आपने रिसीव का इंक्वायरी का मतलब क्या होगा, आपने जो जितने भी आपको सामान चाहिए था, तो आपने क्या करा, दूसरे मुल्क से जिस मुल्क से आपको सामान चाहिए था, आपने वहां पे एक मेल कर दी या कॉल करके पूछ लिया कि यार इसका क्या रेट है, किस तरीके से आप मुझे
किस रेट पे आप मुझे सामान दोगे, कौन सी क्वालिटी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये सारी चीजें आप उनसे ना पूछ लोगे। ठीक है सर, क्लियर है बेटा? सर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ऑब्टेनिंग ऑर्डर। जैसे आपने, मैंने आपको इंक्वायरी और करी, आपको समझ में आ गया चीज, अब आपने मुझे कर दोगे ऑर्डर प्लेस कर दोगे, आप बोलोगे कि ये हबीब मुझे आप है ना तकरीबन 100 केजी राइस प्रोवाइड कर दीजिएगा 25 रुपए पर केजी के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 100 पर केजी। ठीक है, हमने क्या बोला, 100 केजी राइस प्रोवाइड कर देना, और हर 100 केजी जो राइस प्रोवाइड करना है आपको, वो आपको प्रोवाइड करना है 100 रुपए के हिसाब से, या थोड़ा चेंज कर देता है, 200 रुपए से आप मुझे राइस प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये ऑर्डर में ये मिल गया, ये ऑब्टेनिंग ऑर्डर कर लिया। ठीक है, तीसरा होता है सर एलसी ओपन करवाना। सर ऑब्टेनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होगा? सर लेटर ऑफ क्रेडिट का सर बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा एग्जांपल, आप अमेरिका में हो, ठीक है, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, अब आप मुझे पैसे कैसे भेजोगी? अगर मैं 200 के हिसाब से 100 केजी के मतलब निकालूं, तकरीबन 2 लाख रुपए बनते हैं, तो आप मुझे 2 लाख रुपए किस तरीके से आप मुझे भेजेंगी? ठीक है, तो ये आपको जो पेमेंट करने का तरीका होता है ना, तो आपके लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा मिस अरीबा, आप मुझसे सामान खरीद रही हैं, अब आप एक काम करें, बैंक में जाएं और एक एलसी ओपन करवा लें। एलसी बेसिकली मेरे पास क्या होता है, एलसी मेरे पास होता है मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जब भी मुझे बाहर मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में पेमेंट करनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, एलसी ओपन करवाता हूँ। समझ में आया बेटा? सर चौथा पॉइंट है, इसको रीड आउट भी साथ साथ कर लूं या आप रीड आउट कर लेंगे? ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो उसको हाईलाइट करके मुझे ना पिक्चर खींच के भेज देंगे, मैं आपको उसी वक्त मतलब बता दूंगा। सेट है, फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कोटा। सर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कोटा का मतलब क्या होता है? सर देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने है ना, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, आपके पास एक एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट को इतना ज्यादा, जैसे कि मैं, एक सेकंड बोलो आप, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि यार आप गुड्स बाहर मुल्क बेचते हो, गुड, अच्छा है हमारे लिए, लेकिन आप इतनी मिकदार में ना सेल आउट कर देना बाहर मुल्क में जो पाकिस्तान में किल्लत कर दे। जैसे कि अभी रिसेंटली में हुआ था कि बाहर मुल्क काफी ज्यादा चावल और सॉरी चीनी और आटा चले गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पाकिस्तान के अंदर उस चीजों की किल्लत हो गई थी, चीजें खत्म होने लगी थी, तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ा, हमें बाहर मुल्क से अपना ही सामान मंगवाना पड़ गया। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक कोटा फिक्स किया। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, उस कोटा, आपको अगर कोई भी चीज बेचनी है, सेल करनी है बाहर मुल्क में, तो आपको एज पर दी कोटा ही बेचनी होती है, मतलब आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि यार मैं इतना सामान बाहर मुल्क बेच रहा हूँ, क्या मैं सेल कर सकता हूँ? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अग्री हो जाए तो ये आप बाहर मुल्क में सेल कर सकते हो, वरना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोले नहीं यार, इस चीज की तो आने वाले वक्त में हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी, जरूरत हमें पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बाहर मुल्क नहीं बेचते। जैसे ले सपोज, अभी एग्जाम्पल देता हूँ, अभी पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी सामान बाहर मुल्क से, खाने पीने की कोई भी चीज आप बाहर मुल्क नहीं सेल कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्यों? क्योंकि एक तो कोरोना वायरस की वजह से आपके पास वैसे ही चीजें कम प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपके पास चीजें कम हो जाए, तो उसके बेनिफिट्स के लिए, उसके बचाव के लिए आपने क्या कर दिया, आपने अपने पास एक लिमिटेशन लगा दी। ठीक है सर, आप इसको क्विकली रीड आउट कर ले, मैं एक मैं लैपटॉप का चार्जर ले आता हूँ, लैपटॉप बंद होने वाला मेरा, आप इसको रीड आउट कर ले जब तक, मैं एक मिनट आता हूँ।
जी सर, आई एम बैक। ठीक है सर, फिर इसके बाद हमारे पास आता है पांचवा पॉइंट, ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस। सर याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, ठीक है, तभी आपने मुझसे राब्ता किया था। सर मतलब क्या होता है कि आप अगर बाहर मुल्क में कोई सामान बेचना चाह रहे हो ना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपको एक अपने पास लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, तो मुझे उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप बाहर मुल्क में सेल ट्रेडिंग करते हो, खरीदो फरोख्त करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप लाइसेंस नहीं लोगे तो आप कोई भी सामान बाहर मुल्क में सेल ही नहीं कर सकते। क्लियर है सर? इसके बाद हमारे पास आता है कंप्लायंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। तो कंप्लायंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स का मतलब क्या होगा? सर कंप्लायंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स का मतलब होता है, देखें जब भी आप है ना जो भी गुड्स आपको बेचने होते हैं, या आपको है ना बताना पड़ता है अपने पास अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये सामान मैं बेच रहा हूँ, इसको कितने रुपए का बेचूंगा, मैं कितने डॉलर्स में बेचूंगा, ये सारी आपको बताना पड़ रहा होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। क्यों सर? ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि मेरे मुल्क के अंदर इन अपकमिंग डेज के अंदर कितनी फॉरेन करेंसी आने वाली है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का हमने अभी मतलब पढ़ा था कि ऊपर ही हमने समझा था, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है डॉलर्स और जिस फॉरेन करेंसी में आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसकी करेंसी। अब लेट्स सपोज मैं आप अमेरिका में, तो आप मुझे डॉलर सेल करोगे, डॉलर्स भेजोगे, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बता रहा हूँ कि यार ये जो मैं गुड्स बेच रहा हूँ वो इस डॉलर के तहत बेच रहा हूँ और इतने रुपए का बेच रहा हूँ। ये सारे रूल्स रेगुलेशन से मुझे कंप्लायंस करनी पड़ती है। कंप्लायंस का मतलब होता है कि मुझे उसको मानना पड़ता और इसकी है ना खिलाफ वर्जी नहीं करनी होती मुझे। सही है सर? सर फिर इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास आता है, दैट इज फिक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मुझे क्या करना पड़ेगा? फिक्शन करना पड़ेगा। फिक्शन ऑफ फिक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर फिक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि लेट्स सपोज आप कस्टमर हो मेरे, मैं सप्लायर हूँ, सही है, आप पैसे भेजोगे बैंक में डॉलर्स के थ्रू। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बीइंग अ सप्लायर, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, डॉलर करेंसी में आएगी। अब पाकिस्तान में डॉलर तो नहीं चलता, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस चलता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस डॉलर्स को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, किसके अंदर? पाकिस्तान रुपीस के अंदर मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको कन्वर्जन की बात करता हूं, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? बैंक के पास जाके एक रेट फिक्स करवाना पड़ेगा कि भाई देखो मेरे लेट्स सपोज $10,000 आने वाले हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास $10,000 आने वाले हैं, तो तुम मुझसे वो $10,000 किस रेट पे खरीदोगे? मुझे बेचने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक रेट फिक्स करना पड़ेगा। लेट्स सपोज बैंक ने बोला मैं आपसे $1 पर डॉलर 160 रुपए का खरीद, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे लिए बेनिफिट है। तो ये जो मैंने रेट फिक्स करवाया ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिक्सेशन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब ये कि जितने भी आपके पास फॉरेन करेंसी आ रही है उसको आपको क्या करवाना पड़ेगा? कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करवाना पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स नहीं चलते, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपीस चलता है, तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा? कन्वर्जन करवानी पड़ रही होगी। उस कन्वर्जन करवाने के लिए मुझे अपने पास क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? उस कन्वर्जन करवाने के लिए मुझे एक रेट फिक्स करना पड़ेगा कि $1 मुझसे बैंक कितने रुपए का खरीद रहा है। जितने रुपए का खरीदेगा वो रेट फिक्स हो जाएगा, उसको हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है सर? सर पॉइंट नंबर 8 हमारे पास आता है, अरेंजिंग ऑफ गुड्स। जो आपको गुड्स चाहिए मेरे से, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? लाजिम बात है, गुड्स अरेंज करके देने पड़ेंगे आपको। कि यार आप लेट्स सपोज 100 केजी राइस मांग रहे थे, तो मेरे पास स्टॉक के अंदर 100 केजी राइस अलग से रख दो आपके लिए। ठीक है, फिर उसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी? पैकेजिंग करनी पड़ेगी। पैकेजिंग का मतलब होगा कि लेट्स सपोज मैं अमेरिका में भेज रहा हूँ,
तो मुझे लाजमी बात है इसको पैक करना पड़ेगा सही है से ना, रैपिंग और करनी पड़ेगी ताकि रास्ते में ये खुल ना जाए, गिर ना जाए। उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी और उसके ऊपर मार्किंग भी करनी पड़ेगी कि ये इस केजी का है, ये इस पर्सन को जाएगा। ये सारी वर्किंग मुझे उसके ऊपर करनी पड़ेगी। क्लियर है सर? सर इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 10, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट का मतलब क्या होता है सर? हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट का मतलब होता है, देखें जब आप बाहर मुल्क में सामान बेचना होता है ना, तो आपके पास दो तरीके होते हैं, ठीक है? या तो आप बाय सी भेज दो, कश्ती के थ्रू भेज दो, बाय शिप भेज दो, या आप भेज दो बाय एयर, हवाई जहाज के थ्रू भेज दो, ठीक है? अब आपको शिप के जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मतलब कश्ती के लिए जो आपके पास जहाज के अंदर आपका सामान जाएगा, तो कौन सा जहाज होना चाहिए, कितने दिन में पहुंचेगा, ये सारी वर्किंग आपको करवानी पड़ती है। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप खुद बैठ के कर लो, या आप अपना एक नुमाइंदा अपॉइंट कर दो जो कि वो सारी डीलिंग आपको करके दे कि कौन सी शिप में जाएगा, कितने दिन में पहुंचेगा, क्या चार्जेस लगेंगे शिप के, ठीक है, शिप सही है कि नहीं है, ये सारी क्लियरिंग करवाने के जो वर्किंग होती है, या तो आप खुद अपने पास से कर लो या एक नुमाइंदा अपॉइंट कर दो, ठीक है? यहाँ पे हम अभी डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हम खुद से नहीं कर रहे क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है, तो हम अपना क्या करें, एक एजेंट अपॉइंट करें। एजेंट का मतलब होता है नुमाइंदा। हमारे ब्याफ के ऊपर लेट्स सपोज सर सलमान मेरे ब्याफ के ऊपर ये सारी वर्किंग मुझे करके देंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। वो वर्किंग क्या करेगा, वो सारी जितनी भी क्लियरिंग और करवानी होगी कि जहाज सही से चले जाए और सही वर्किंग हो जाए, वहां पे सही से पहुंच जाए, ये सारी वर्किंग कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सर सलमान की होगी। क्लियर है सर? सर फिर इसके बाद आता है ऑब्टेनिंग अ शिपिंग ऑर्डर। अब जब मेरे पास एजेंट क्या करेगा, एजेंट मेरे पास शिपिंग का ऑर्डर लिख के दे देगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल में अपने पास कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं जो सामान सेल कर रहा हूँ आपको, वो किसके थ्रू कर रहा हूँ, शिप के थ्रू सेल कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मैं एक जहाज को अपॉइंट कर लूंगा, एजेंट अपॉइंट करके दे देगा, उसका बिल जो आ जाएगा वो बिल के थ्रू मैं उसकी जितनी भी पेमेंट होगी वो पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? अब ये जो मैं इसको जो पेमेंट करूंगा ना, उसका होगा, उसको मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ फ्रेट चार्जेस, ठीक है? फ्रेट चार्जेस का मतलब क्या होता है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है ना, उसको पेमेंट करने को मैं कहता हूँ फ्रेट चार्जेस। ठीक है सर, क्लियर है? सर इसके बाद पॉइंट नंबर 12 आता है हमारे पास, इनवॉइस प्रिपेयरिंग कर दो। मतलब आपसे मैंने आपको सामान बेचा है, सेल किया अमेरिका में, तो उसका आपसे पेमेंट मुझे कितनी रिसीव करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इनवॉइस बना के आपको दे देनी होगी। उस इनवॉइस की मदद से क्या होगा, मुझे जितने पैसे आपको देना, आप मुझे उतने पैसे दे दोगी, ठीक है? वो इनवॉइस की जितनी भी अमाउंट लिखी हुई होगी। सेट है सर? फिर इसके बाद आता है ऑब्टेनिंग काउंसलर इनवॉइस। सर ये आजकल के दौर के अंदर तो इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये अब बनती नहीं है, ये नल एंड वॉइड हो चुकी है बनाना, लेकिन खैर लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ इसका मतलब। ऑब्टेनिंग काउंसलर इनवॉइस, ठीक है सर? ये काउंसलर इनवॉइस हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमें कस्टम अथॉरिटीज होती है, एक कस्टम अथॉरिटीज क्या होती है, जो भी गुड्स की वैल्यूएशन करनी होती है ना, वो गुड्स की वैल्यूएशन करने के लिए कस्टम अथॉरिटीज, क्योंकि हम जो गुड्स बेच रहे हैं वो बाहर मुल्क में सेल कर रहे हैं, वो कश्ती के थ्रू, जहाज के थ्रू बेच रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी एक अथॉरिटी है, एक हमारे पास कस्टम अथॉरिटी। उसका काम क्या होता है सर, वो हमारे माल की असेसमेंट करता है, वो ये चेक करता है कि आप तो बोल लो कि ये 2 लाख रुपए का सामान है, लेकिन मेरे हिसाब से लेट्स सपोज ये 2.5 लाख रुपए का, अगर ये आप पाकिस्तान में सेल करो तो मेरे हिसाब से 2.5 लाख रुपए का बिक जाएगा। ये उसकी मर्जी है, वो अपनी कुछ फार्मूला अपने हिसाब से निकालते, वो उसकी कैलकुलेशन करके दे देता है, ठीक है? और वो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या कर देता है, एक इनवॉइस इशू कर देता है कि मेरे हिसाब से इस सामान की कीमत 2.5 लाख रुपए, आप भले इस सामान को 2 लाख रुपए का बेचो, लेकिन ये 2.5 लाख रुपए का मेरे हिसाब से सामान है। सर वो क्यों हिसाब करके देगा, सर वो इस वजह से हिसाब करता है क्योंकि आपको जब आप बाहर मुल्क में सेल कर रहे होते हो ना, तो आपको उसी वक्त जब आप बाहर मुल्क में सेल कर रहे हो, आपको टैक्स पे करना पड़ता है,
तो टैक्स किस बेस्ड रेट के ऊपर, मतलब टैक्स किस अमाउंट के ऊपर पे करना होगा, जो अमाउंट कस्टम अथॉरिटी बताएगी। कस्टम अथॉरिटी जो अमाउंट बताती है उसी अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है सर, क्लियर है। दैट्स वाई कस्टम अथॉरिटी हमारे लिए क्या करती है, कस्टम अथॉरिटी हमारे लिए एक इनवॉइस प्रिपेयर करके हमें देती है कि उसकी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे कर देते हैं। सेट है सर। इसके बाद जब इनवाइस बन जाएगी तो फिर हम जो टैक्स वैक्स पे कर देंगे तो फिर हमें क्या हो जाएगा, हमें कस्टम परमिट मिल जाएगा। सर इस कस्टम परमिट का क्या मतलब होता है, सर इस कस्टम परमिट का मतलब होता है कि आपका जो माल है वो लीगली कानूनन तौर के ऊपर ही आप सेल कर रहे हो, कोई वो नहीं कर रहे आप, क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, या आपको है ना गैर कानूनी तरीके से, है ना इलीगल तरीके से आप सामान बाहर मुल्क में सेल नहीं कर रहे, आप कानूनन ही तरीके से सेल कर रहे हो। ये कैसे पता चलता है, जब आपके पास कस्टम परमिट आपके पास आ जाता है। ठीक है सर, क्लियर है। सर फिर इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। सर पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस का मतलब क्या होता है, पॉइंट नंबर 15 आ जाता है, पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। सर पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस का मतलब होता है कि जितने भी आपकी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप ये तो नहीं करोगे, आपका जहाज कल जाने वाला है, तो आप है ना सुबह सुबह है ना सामान पहुंचा दोगे। आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपकी शिप 2 दिन के बाद पाकिस्तान के समंदर से निकलेगी बाहर, मतलब रास्ते में जाएगी, तो आपको 2 से 3 दिन पहले क्या करना पड़ता है, जो आप सामान सेल कर रहे हो बाहर मुल्क में बेच रहे हो, आपको वो सामान पाकिस्तान के पोर्ट के ऊपर पहुंचा देना होता है। जैसे पाकिस्तान का है ना पोर्ट कासिम कराची का, उस पोर्ट के ऊपर आपको क्या करना होता है, वो सामान पहुंचा देना होता है। क्यों, क्योंकि आपकी वो सारी वर्किंग करेगा, वो सारी असेसमेंट करके देगा कस्टम अथॉरिटी वाला। वो असेसमेंट कैसे करेगा, वो सामान आप उसके सामने मौजूद होगा कस्टम अथॉरिटी के सामने, तो ही वो उसकी वैल्यू कर सकेगा। ठीक है, तो जब आप अपना सामान पोर्ट पे पहुंचा देते हो ना, तो आपका जो सामान पोर्ट पे पड़ा हुआ वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं रहेगा, आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सामान रखने की पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने किस पाकिस्तान पोर्ट कासिम के ऊपर आपने अगर कराची पोर्ट कासिम के ऊपर अगर आपने सामान रखा हुआ है अपना सेल करने के लिए, तो जितने भी दिन रहेगा उस हिसाब से आपको क्या करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। किसको, पोर्ट अथॉरिटीज को। ठीक है सर, तो वो जो पोर्ट अथॉरिटीज को जो आप पेमेंट कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डॉक चार्जेस। क्लियर है सर। सर आगे बढ़ता है, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। सर इंश्योरेंस ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है, देखें जब आप बाहर मुल्क में सामान बेच रहे हो, भेज रहे हो, और वो कश्ती के थ्रू जहाज के थ्रू जाएंगे, तो चांसेस है, डर ये होता है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता ये जहाज समंदर है, तूफान आ गया, कोई बारिश ज्यादा हो गई और जहाज गिर गया समंदर में और मेरा सामान डैमेज हो गया, तो मुझे क्या करवाना पड़ता है, मैं अपने सामान की इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। ठीक है, ये सामान का इंश्योरेंस कौन सा, ये बेसिकली जो इंश्योरेंस करवा रहा हूँ वो कौन से का करवा रहा हूँ, इन ट्रांजिट का, रास्ते का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। ठीक है, रास्ते का मैं अपने पास क्या करवा रहा हूँ, इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। क्यों, कि खुदा ना खास्ता अगर मेरा सामान कुछ डिफॉल्ट हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास उसकी पेमेंट रिसीव हो जाए, मुझे लॉस ना बियर करना पड़े। ठीक है, तो इस हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। सर फिर इसके बाद हमारे पास आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि ये जो सामान आप भेज रहे हो, सेल कर रहे हो, वो पाकिस्तान के कौन से पोर्ट से भेजो। मतलब आपको अगर आइडिया हो, पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पोर्ट है, आपको पता है पोर्ट कासिम का। सर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पोर्ट कासिम नहीं है, गवादर के अंदर भी पोर्ट है, लाहौर के अंदर भी पोर्ट है। ठीक है, साथ ही साथ पेशावर के अंदर भी, मुख्तलिफ जगहों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स बने हुए, मतलब वो जगह जहां से आप अपना सामान सेल कर सकते हो बाहर मुल्क में, काफी ऐसी जगह है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये बता रहा होता है कि ये सामान पाकिस्तान के कौन से हिस्से से निकल रहा है, कराची से निकल रहा है, लाहौर से निकल रहा है, पेशावर से निकल रहा है, बलोचिस्तान से निकल रहा है, वो जगह बताने के लिए आप क्या करते हो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑब्टेन करते हो। ठीक है सर। सर फिर इसके बाद आता है लोडिंग दी गुड्स
ऑन द बोट द शिप। सर इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब यही होगा सिंपली कि आपका जो सामान है वो आप कश्ती के अंदर आप चढ़ा रहे हो, सामान आप अपने, अभी तक तो आपके पोर्ट पे पड़ा होता, अब जिस जहाज के अंदर वो सामान जा रहा है उस जहाज के अंदर आपने क्या करा, उस सामान को लोड कर दिया है। ठीक है सर। सर इसके बाद पॉइंट नंबर वो आता है, फिर आता है इश्यूएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। सर इश्यूएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग का मतलब ये होता है, ये कौन इशू करता है सर? ये इशू करता है शिप कैप्टन, जो जहाज लेके जा रहा होता है, ये जिस कंपनी का जहाज होता है ना, ये वो इशू करता है। ये इशू करने की वजह क्या होती है सर? ये इशू करने की वजह ये होती है ताकि ये प्रूव होता है कि आपने इस जहाज के अंदर इतना सामान भेज रहे हो इस जगह के ऊपर। ठीक है, ऊपर वाली जगहों के ऊपर में हमें ये नहीं पता चल रहा कि मैंने सामान भेज दिया। ठीक है, इस बिल ऑफ लेडिंग से हमें क्या पता चलता है सर? बिल ऑफ लेडिंग से हमें ये पता चल रहा होता है कि यार ये सामान मैंने इस जहाज के अंदर सेल कर दिया। अगर कोई मुझसे पूछे ना, या जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला कि सर आपने तो सामान नहीं बेचा अभी तक, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ सामान का, तो मैं बोल दूंगा देख लें ये रहा बिल ऑफ लेडिंग, इसके तहत ये जहाज पाकिस्तान से निकल चुका है, इस दिन इस तारीख के ऊपर आपके पास अमेरिका के अंदर ये जहाज पहुंच जाएगा। ये हमारे पास एक एविडेंस होता है इस चीज का कि ये सामान पाकिस्तान से निकल चुका है। ठीक है सर, क्लियर है? ये रीबा बेटा क्लियर है पॉइंट बिल ऑफ लेडिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है सर। सर इसके बाद आता है हमारे पास ड्राइंग या एक्सेप्टिंग या डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सर इसका मतलब क्या होता है, देखें आप मुझे जब पैसे देंगी तो फॉर द टाइमिंग जब मैं आपको सामान सेल कर रहा हूँ तो उस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं रिसीव हुए, तो मैं आपसे क्या ले लूंगा, मैं आपसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ले लूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज सर बेसिकली क्या होता है, ये आपसे मैं एक लिखवा लेता हूँ, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवा लेता हूँ कि आपने मुझे 2 लाख रुपए देना है। ठीक है, ये लिखवाना दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और आप लिख भी देते हो कि यार मैं आपको 5 दिन के बाद पैसे दे दूंगी या दे दूंगा। सेट है। तो ये जो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज आपको लिखवा लिया, अब ये तो एक पैसे तो नहीं है, ये तो एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये एक अश्योरिटी दे रहा है, ये मेरे पास एक हिफाजत में कि हाँ मुझे अरीबा पैसे दे देगी, आज नहीं तो 5 दिन के बाद पैसे दे देगी। तो लेकिन अगर मुझे अभी पैसों की जरूरत पड़े इमरजेंसी में, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पर्सन के पास जाऊंगा, ले सपोज सर सलमान के पास में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर सलमान मुझे अरीबा से 2 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन अभी इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप एक काम करें, ये 2 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर मुझसे ले लें, अरीबा जो पैसे दे वो आप रिसीव कर लीजिएगा, और मुझे क्या बदले बदले में मुझे कुछ ना कुछ पैसे अभी दे दें। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कहलाता है डिस्काउंटिंग। या जो सर सलमान ने करा वो क्या करा, सर सलमान ने एक्सेप्टिंग कर ली बिल ऑफ एक्सचेंज की। सेट है सर। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है रिसीविंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होता है सर? देखें आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ना इंकरेज करता है, अगर आप बाहर मुल्क में कोई सामान बेचो ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको इंकरेज करता है, बोलता है हाँ यार ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बाहर मुल्क में आप अगर सामान बेचोगे तो बाहर मुल्क से हमारे पास हमारे मुल्क में डॉलर्स आएंगे, तो बीइंग अ पाकिस्तान हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कुछ इंसेंटिव देता है, कुछ तोहफा दे देता है। जैसे कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोलता है कि आप जितने केजी सामान बेचोगे ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उसमें हम क्या करेंगे, आपको पर केजी, हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपको पर केजी, हम आपके लिए पर केजी क्या करेंगे, पर केजी आपको 5 रुपए इंसेंटिव देंगे। मतलब आपको आपका जितना भी खर्चा हो रहा है ना वो आपका होता रहे, लेकिन आपने जितने रुपए का बेचा है ना हम आपको क्या करेंगे, पर केजी
₹5 रिटर्न बैक कर देंगे। मतलब आपसे तो 2 लाख रुपए मुझे मिल ही रहे हैं, बदले में मुझे क्या मिल रहा है 100 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 500 रुपए मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी दे रहा है, किसके, एक्सपोर्ट करने की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास होता है इंसेंटिव देना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरीके के इंसेंटिव देती रहती है इम्पोर्ट एक्सपोर्टर्स को। ठीक है सर, क्लियर है सर। इसके बाद हमारे पास आखिरी पॉइंट आता है एक्सपोर्ट का। ये तो हमारे पास प्रोसीजर आ गया। टोटल 21 प्रोसीजर्स है जो अभी हमने डिस्कस करे कि ये सारे प्रोसीजर्स हमें कंप्लाई करने पड़ते हैं। किसके लिए, आपको अगर गुड्स बाहर मुल्क में सेल करने हैं तो उसके लिए आपको लाजमी है कि आप कंप्लाई करो इस पॉइंट से। ठीक है सर। सर अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं, आखिरी पॉइंट है हमारा, डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्टिंग द गुड्स। मतलब अभी तक तो हमने प्रोसीजर समझा ना। अब अगर हम देखें ना तो इसी प्रोसीजर्स के थ्रू हमारे पास क्या निकलेंगे, इसके थ्रू हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होता है, सर इंडेंट। सर इंडेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है सर, जब आप गुड्स और बेच रहे होते हो ना, तो जो ऑर्डर आप हमें दे रहे होते हो, ठीक है, उस ऑर्डर्स को हम क्या कह रहे होते हैं, इंडेंट करना, इन्फॉर्म करना। ठीक है, इंडेंट का मतलब क्या होता है, लिख भी लेंगे, ऑर्डर, ऑब्टेनिंग ऑर्डर। ठीक है, इंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये आ रहा होता है, हम ये एक इंफॉर्मेशन होती है कि इस हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया है। ठीक है सर। सर फिर आती है एलसी। फिर आती है एलसी, अभी हमने डिस्कस करी, जब आप बाहर मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में पैसे भेजने होते हैं तो आप एलसी ओपन करते हो। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अभी हमने समझा कि आप एक प्रॉमिस लिख के मुझे दे दोगी स्टैम्प पेपर के ऊपर कि मुझे सर अबीब को 2 लाख रुपए देने हैं। ठीक है सर। फिर आया था बिल ऑफ लेडिंग। अभी हमने समझा जो जिस जहाज के अंदर हम सामान भेज रहे होते हैं वो जहाज हमें लिख के देता है एक अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कि ये सामान में आपका सामान इतने केजी इस मुल्क में इस फला पर्सन के लिए लेके जा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड अ बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है। फिर शिपिंग ऑर्डर आता है। सर शिपिंग ऑर्डर हमारे पास बेसिकली वर्किंग किस तरीके से कर रहा होता है कि जो गुड्स हम चढ़ा रहे होते हैं सामान, उसका एक ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, परफॉर्मा इनवॉइस। सर परफॉर्मा इनवॉइस हमारे पास क्या होती है, अगर हम बोलें जो कंसल्टेंट वाले जो हमने अभी समझा था ना कि जो पैकेजिंग और हम कर रहे होते हैं ना, सॉरी, जो कस्टम अथॉरिटीज हमारे पास, एक मैंने आपको बताया था कंसल्टेंट इनवॉइस बना के देती है। ठीक है, वो इनवॉइस कौन सी होती है कि वो बता रहे होते हैं कि यार हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी है, तो उस इनवॉइस को हम क्या बोल रहे होते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस कह रहे होते हैं। जो कस्टम अथॉरिटी हमें इशू कर रही होती है इनवॉइस, उस इनवॉइस को बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। फिर इंश्योरेंस रिसिप्ट। अब भी हमने पढ़ा कि इंश्योरेंस का रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरेंस हम इन ट्रांजिट के लिए करवा रहे हैं, जो इंश्योरेंस हम इन ट्रांजिट के लिए करवा रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास भी तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हमने लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता मेरी कश्ती जहाज डूब जाता है तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको मैं दिखा के बोल सकूं कि भाई मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाया था इस सामान का, और वो जहाज डूब गया, अब बनाए करम मेरे सामान के मुझे पैसे दे दे, क्योंकि जहाज डूब गया, मेरा नुकसान हो गया, आपने इंश्योरेंस दिया था तो अब आप मुझे पैसे देंगे। ठीक है, वो क्या होता है, इंश्योरेंस रिसिप्ट आ जाती है। फिर ठीक है, डॉक रिसिप्ट। डॉक रिसिप्ट, अब यार डॉक, यार डॉक की पेमेंट हमने समझी थी। डॉक पेमेंट क्या होती थी, जिस पोर्ट के ऊपर आप सामान रखते हो उसकी कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करनी पड़ती है, और जिस तरीके से आप पेमेंट कर रहे होते हैं जो चालान होता है उसको हम बोलते हैं डॉक रिसिप्ट। ठीक है सर। फिर इसके बाद की आता है मैट रिसिप्ट। सर मैट रिसिप्ट हमारे पास कौन सी होती है, एक सेकेंड। सर मैट रिसिप्ट का मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा मैट रिसिप्ट क्या होती है। अपने मैं लिख लेता हूँ, मैट रिसिप्ट का मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का। ठीक है सर। फिर आती है हमारे पास एक्सपोर्ट इनवॉइस। सर एक्सपोर्ट इनवॉइस हमारे पास क्या होती है, अभी हमने समझा था, जो गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं आपको एक इनवॉइस इशू करूंगा, वो इनवॉइस कौन सी होगी, एक्सपोर्ट इनवॉइस होगी। वो एक एक्सपोर्ट इनवॉइस क्यों सर, इसे क्योंकि ये सामान मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर मुल्क में सेल कर रहा हूँ, तो बाहर मुल्क के सेल को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट, और वो इनवॉइस होगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ एक्सपोर्ट इनवॉइस। ठीक है सर। फिर सर काउंसलर इनवॉइस होती है, अगेन वही चीज हमारे पास वर्किंग आती है जो कस्टम अथॉरिटीज हमें वर्किंग करके दे रही होती है, कैलकुलेशन होती है।
फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अभी हमने समझा था कि जिस पोर्ट से आप ये सामान भेज रहे हो अमेरिका, जिस पोर्ट से, पंजाब पोर्ट से भेज रहे हो, गवादर पोर्ट से भेज रहे हो, पोर्ट कासिम से भेज रहे हो, उस पोर्ट की जो इनवॉइस और वो सर्टिफिकेट होता है, दैट इज कॉल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। आखिरी क्या होता है? शिपिंग बिल। शिपिंग बिल का मतलब क्या होता है? जो जहाज का जो किराया है ना, जो फ्रेट चार्जेस है, उसको हम बोल रहे होते हैं, फ्रेट चार्जेस भी बोल रहे होते हैं और शिपिंग बिल भी बोल रहे होते हैं। ठीक है सर, क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? सर ये जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो सवाल है ना, ये 4 दफा पास पेपर में आया है। 2011 के दोनों सालों में आया है, 2013 में दोनों सालों में आया और 2012, ये 5 दफा ये सवाल रिपीट हुआ है। प्रोसीजर्स वाला भी 4 दफा रिपीट हुआ है। 2013 में आया था और 2011 में। 2011, जी बोले सर, मैंने आपको बताया था लिस्ट बनानी होती है, पेपर में आपकी लिस्टिंग आती है। ठीक है, और अगर लॉन्ग में आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो लॉन्ग में भी आपको 21 के 21 लिखने पड़ेंगे। आप है ना 10 लिख दोगे, नाम सबके लिखोगे और 10 को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है सर, क्लियर है? सर हम अपनी क्लास आज यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह एक अच्छा खासा कोर्स हमने निकाल दिया आज के दिन का। बाकी इम्पोर्ट्स बचा है, एडवांटेज और बचा है, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, कोई सवाल? चले सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्लास ही तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।